नमस्कार। जो बहता रहता है वो हमेशा ताज़ा रहता है, चाहे वो जीवन हो या शिक्षा। दिशाएं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिशाएं में आज हम बात करेंगे करियर इन एमर्जिंग एरियाज़ इन इंजीनियरिंग की। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर धीरज सांघी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। प्रोफेसर सांघी JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी में बतौर वाइस चांसलर कार्यरत हैं। IIT कानपुर में एक लंबे समय अपनी सेवाएं दी हैं और शिक्षा के जगत में जो भी काम आते हैं, एक टीचर के करियर में जो भी जिम्मेदारियां मिलती हैं, उन सभी में आपने बखूबी कंट्रीब्यूट किया है सर। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जो बहता रहता है वो हमेशा ताज़ा रहता है। इंजीनियरिंग की शिक्षा को चाहे वो आज़ादी के समय से हम देखें तो लगातार डायनेमिज्म रहा है, चाहे उस वक्त की रिक्वायरमेंट, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज़ की रही हो, हाईवेज़ की रही हो, या बाद में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक शिफ्ट हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये तो मानना होगा कि हमें इंजीनियरिंग एक डायनेमिक करियर है। योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर इशू? देखिए, इंजीनियरिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट रोज़ चेंज हो रही है। जैसा आपने खुद कहा, जब हम आज़ाद हुए थे आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले, तब सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। डिफेंस वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे आई। 50s और 60s में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर्स पैदा करने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद जब हमारा नेशनल ग्रिड बनना शुरू हुआ और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ी तो पावर बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर 80s से 90s से IT हैज़ बिकम और उसमें भी IT कोई एक चीज़ नहीं है, रोज़ उसमें भी नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे आजकल डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ये नई चीज़ें रोज़ आ रही हैं। तो हमारा करिकुलम रोज़ चेंज होना पड़ेगा और हमारे बच्चों को नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। इनफैक्ट जब हम एडमिशन लेते हैं बच्चों का, उस समय जो हम उनको करिकुलम बताते हैं वो 4 साल में हम वही करिकुलम उनको पढ़ाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद हमको लगता है कि नहीं, एक नई चीज़ आ गई है, वो वाला कोर्स हमको बीच में डालना चाहिए। तो इंजीनियरिंग तो सबसे ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। जी जी। एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन आजकल देखने में आता है जब हम बीटेक की खासतौर से बात करते हैं, कोर ब्रांचेस और नॉन कोर ब्रांचेस या IT पूल ब्रांचेस। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, आजकल क्या है कि लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में नहीं सोचते। वो ये सिर्फ देखते हैं कि मेरी पहली महीने की सैलरी कितनी होगी, और उसमें वो ये भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा ही है जो गूगल में जाएगा है ना। तो ये दो चीज़ें मिलके वो IT और कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा आजकल लोग इंटरेस्टेड हैं। लेकिन यदि आप सही में देखें तो 1% बच्चा भी, ये जो आपके टॉप 5 कंपनीज फैंग जिसको बोलते हैं, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, इसमें तो 1% बच्चा भी नहीं जा रहा। इनके अलावा यदि हम सैलरीज देखें तो मीडियन सैलरी कंप्यूटर साइंस की और बाकी ब्रांचेस की कोई खास डिफरेंट नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाई सब कोई जो है सिर्फ टॉप सैलरी देखता है और हर कोई ये सोचता है कि मेरे बच्चे को वही टॉप सैलरी मिलेगी, इसलिए पूरा देश भाग रहा है IT के पीछे। मुझे लगता है कि ये देश के लिए सही नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए सही नहीं है। क्योंकि आज यदि हम अपने बाकी डिपार्टमेंट्स बंद कर देंगे तो 3-4 साल बाद, 5 साल बाद हमको वो ज़रूरत पड़ेगी बाकी इंजीनियर्स की। उस समय हम सडनली कैसे उसको रिक्रिएट करेंगे, कैसे फैकल्टी लाएंगे, कैसे लैब्स बनाएंगे? तो कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा हमें। जी, हमारे युवा साथियों का मैं स्वागत कर रहा हूं इस प्रोग्राम में। बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और फैकल्टी मेंबर्स भी उपलब्ध हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित समय पर मैं आपको एक इशारा करूंगा, आप अपने प्रश्न तैयार रखें और आप सर से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल संक्षिप्त में हो, सारगर्भित हो और स्पष्ट हो। कमिंग टू यू सर, जैसा हमने कहा कि कोर ब्रांचेस में यूजुअली सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मानी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मानी जाती है, और IT में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उनके मिलते जुलते नामों से बहुत सारी कॉम्बिनेशंस उपलब्ध हैं अक्रॉस द कंट्री, इंक्लूडिंग IITs एंड NITs एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़। जो हम एक कहते हैं कि इमर्जिंग एरियाज़ की हम बात करें, कोर ब्रांचेस में ख़ास तौर से आप जैसे देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की अचानक से रिक्वायरमेंट बनने लगी और देश की नीतियों में भी परिवर्तन आया है। तो कोर ब्रांचेस में किस तरह के नए एरियाज़ शुरू हो रहे हैं या आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? तो टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में चेंज नहीं हो रही है। तो कोर एरियाज़ में, जैसे आपने खुद बताया, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, स्मार्ट ग्रिड है, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। मैकेनिकल में रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, ये बहुत बड़ी चीज़ आके आ रही है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। मेटलर्जी में स्मार्ट मटेरियल्स, बायो मटेरियल्स,
इस तरीके की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन रही हैं। सिविल इंजीनियरिंग में पहले सोचते थे कि सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है कि धूप में खड़े होकर सड़क बनवाना या बिल्डिंग बनवाना। आज जो है आप स्ट्रक्चर्स पे इतने नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं, इतना नया आप डिज़ाइन अच्छा कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर्स आप छोड़ दीजिए, एनवायरनमेंट बिकमिंग अ बिग इशू, वो सिविल इंजीनियर्स ही देखते हैं। ट्रैफिक की प्लानिंग करनी है, वो सिविल इंजीनियर्स प्लानिंग का जो भी काम, स्मार्ट सिटीज़ का काम। तो हर डिसिप्लिन में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ रही हैं और बहुत इंटरेस्टिंग जॉब्स हैं। जो पहले हमारा एक स्टीरियोटाइप है कि मैकेनिकल का मतलब है शॉप फ्लोर पे खड़े होना या सिविल इंजीनियरिंग का मतलब है धूप में खड़े होना, वो कहीं का नहीं रहा, पिछले 10-20 साल से नहीं रहा। लेकिन वो अभी आई थिंक स्टूडेंट्स को 12वीं क्लास के बच्चों को अभी पता नहीं है इतना। तो धीरे धीरे वो चीज़ वापस आएगी, क्योंकि ज़रूरत तो है देश को, उसके बिना तो देश नहीं आगे बढ़ सकता। जी जी, यहाँ मुझे लगता है ये बात एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हम जो भी निर्णय लेते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं हमारा परसेप्शन का रोल बड़ा होता है। और हमारा परसेप्शन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, चाहे किताबों के ज़रिए, जीवन के ज़रिए, जिस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, उस इंफॉर्मेशन से हमारा परसेप्शन बनता है। तो आपने 20 साल पहले कोई सूचना कलेक्ट की और उस 20 साल पुरानी सूचना के आधार पर आज निर्णय लेना, वो भी भविष्य का, जिसमें अगले आपका पूरा जीवन डिपेंडेंट है, मुझे लगता है वो अप्रोच ठीक नहीं होगी। आपको निश्चित तौर पर संबंधित लोगों से बात करनी चाहिए, सामने आना चाहिए। और दूरदर्शन पर हम दिशाओं के माध्यम से ऐसे गुणीजनों को लेके आते हैं जो आपके लिए, हमारे पुराने वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें सर्च कीजिए, आपके निश्चित तौर पर बहुत काम के हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो जैसा प्रोफेसर सांघी साहब ने अभी कहा कि नए एरियाज़ हर स्ट्रीम में आ रहे हैं, इट इज़ नॉट मियरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर रिलेटेड स्ट्रीम्स। नाउ कमिंग टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग इटसेल्फ, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी सन 2000 में जो कुछ पढ़ाया जाता था कि C++ सीख लिया और आप अमर हो गए, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, तो वो बात अब नहीं रही। अब बिग डेटा, ब्लॉकचेन, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आप चूँकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ही मास्टर हैं, इस विषय पे हम चाहेंगे एलिबरेटिव इन्फॉर्मेशन आप कुछ दें। देखिए, कंप्यूटर साइंस में क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी रोज़ चेंज हो रही है और जैसा आपने कहा लैंग्वेजेस चेंज हो रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ बन के आ रही है और ये जो है आते रहेगा, होता रहेगा चेंज। तो इसलिए जो कंप्यूटर साइंस में एक स्टूडेंट आज ज्वाइन कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली जैसा हमने अभी कहा कि ऑलमोस्ट 70-80% बच्चे इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड्स ही ले रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि पूरी ज़िंदगी उनको आगे बहुत तेज़ी से सीखना है। सीखना तो सभी को है, मैकेनिकल वाले को भी सीखना है, सिविल वाले को भी सीखना है, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले को ज़्यादा सीखना है क्योंकि वहाँ चेंजेस ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं। तो हम भी जो है यूनिवर्सिटीज़ को कुछ करना चाहिए इसके लिए। सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने टेक्नोलॉजी सिखा दी या नॉलेज दे दी उनको कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि जो भी हम नॉलेज देंगे वो 4-5 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम क्या सिखा सकते हैं कि खुद कैसे सीखना है, और उसके लिए जो है उसको प्रोजेक्ट्स देने हैं, उसको असाइनमेंट इस तरीके के देने हैं, उसको ऑनलाइन मटेरियल खुद पढ़ना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज से 5 साल पहले कोई उसकी बात सुनता नहीं था। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए सब्जेक्ट तो 50-60 साल से है, जी जी, लेकिन इतना बड़ा नहीं था, बिल्कुल है ना। आज 5 साल में अब इतना हो गया कि सारे डिसिप्लिन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगने लग गया है, मेडिकल साइंसेज में भी आ गया, मेडिकल साइंसेज में भी आ गया है, राइट। तो इस तरीके की चेंजेस, यदि आपने 10 साल पहले बीटेक किया है तो आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो कंप्यूटर साइंस वालों को तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो बच्चा बीटेक में आ रहा है, 18 साल की उम्र में आ रहा है, उसका रिटायरमेंट एज क्या है, कम से कम 70 तो है। बिल्कुल, हो सकता है उस जमाने तक जो है 75 हो जाए, 80 हो जाए, तो 60 साल बाद वो नौकरी में होगा। कोई भी चीज़ हम आज टेक्नोलॉजिकली ऐसी नहीं सिखा सकते जो 60 साल बाद एप्लीकेबल होगी, रेलेवेंट होगी। तो इसलिए अपने आप सीखना सबसे बड़ी स्किल है जो कि यूनिवर्सिटीज़ को फोकस करनी चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ करियर इतना डायनेमिक है कि हर 4-5 वर्ष में बिल्कुल आमूल-चूल परिवर्तन आ जाता है। तो जो स्टूडेंट्स इस दिशा में करियर बनाना चाहते हैं, ये जानना ज़रूरी है कि आपकी मेंटल एबिलिटीज़ किस स्तर की है। हो सकता है आप देखा देखी की होड़ में ऐसा कुछ करियर चूज़ कर लें जो आपको आगे की यात्रा करियर में आनंद देने की बजाय कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लेके आए। हर ब्रांच इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जानने लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जिस हाईवे पे अपनी लंबी यात्रा की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को उसके योग्य पाता हूँ या अपने आप को उतना अपग्रेड कर सकता हूँ कि नहीं।
अदरवाइज ये कॉज ऑफ इनकन्वीनियंस भी हो सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जैसा आपने कहा रोबोटिक्स की बात कही, ई व्हीकल्स की बात कही, तो इसमें एक से ज़्यादा ब्रांचेस का समावेश है। मैकेनिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, या इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल है, या डेटा साइंसेज भी है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में। तो निश्चित तौर पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच की रिक्वायरमेंट अभी आई है और उस तरह के कोर्सेज भी सामने आने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का अगर किसी को कॉम्बिनेशन मिलता है तो उसमें जाना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया। आजकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो सोल्यूशन है वो एक डिसिप्लिन से नहीं होता है। यदि आपको रोबोटिक्स में यदि देखें तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, राइट, और कुछ हद तक मटेरियल्स भी चाहिए। तो इसलिए जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके प्रोग्राम्स में ऐसा नहीं होता है कि कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है तो सारे कोर्सेज कंप्यूटर साइंस के ही आप कर रहे हैं। उसमें आपको अलग अलग डिसिप्लिन्स के कुछ कोर्सेज रखने पड़ते हैं। दूसरा जो रीज़न है मल्टीडिसिप्लिनरिटी का, तो एक रीज़न तो हमने कहा कि मल्टीडिसिप्लिनरिटी इज़ नेसेसिटी, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर। एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है, देखिए, जो एडल्ट लर्निंग की बात हमने कही कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। एडल्ट लर्निंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम चाइल्ड लर्निंग। चाइल्ड जो है लर्न करता है रिपीटिशन से। आप जब पहली बार कैलकुलस सीखते हैं तो आप 100 सवाल करते हैं, आपका मैथ्स का टीचर आपको 100 सवाल देता है। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक वीडियो 100 बार देखूं। तो एडल्ट लर्निंग कैसे होती है? एडल्ट लर्निंग होती है कि मेरे पास जो जो नॉलेज है मेरे दिमाग में, नई चीज़ जो मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उससे मैं कनेक्शंस बनाता हूँ। यदि मेरे दिमाग में डाइवर्स सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इट इज़ ईजियर फॉर मी टू लर्न इन फ्यूचर। और 50 साल तक मेरे को क्या क्या सीखना पड़े पता नहीं। तो यदि मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कई सारे विषय सीख लूँगा, एक विषय थोड़ा सा ज़्यादा सीख सकता हूँ लेकिन बाकी विषय भी मैं सीख रहा हूँ, राइट, तो मैं पूरी ज़िंदगी भर 50 साल 60 साल की जो बात हमने कही थी तब तक मैं सीखता रहूँगा। तो दो रीजंस हैं, एक तो प्रॉब्लम्स मल्टीडिसिप्लिनरी हैं, दूसरा एडल्ट लर्निंग ईजियर हो जाएगी यदि आप मल्टीडिसिप्लिनरी से स्टार्ट करते हैं। और हमारी NEP भी इस पर बहुत ज़्यादा इसी रीजन से फोकस किया है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इट्स नॉट जस्ट इंजीनियरिंग, इनफैक्ट कोई भी, आप चाहे हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री के साथ साथ आपको सोशोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप 5000 साल पहले लोग कैसे सोचते थे सिर्फ हिस्ट्री से नहीं आपको समझ में आएगा। तो इसलिए जो है सारे ही प्रोग्राम्स में, चाहे BA हो, BSc हो, BTech हो, सब में जो है मल्टीडिसिप्लिनरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंजीनियरिंग में थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है। जी जी, चूँकि इंजीनियरिंग समस्याओं का समाधान देती है और सोसाइटी में जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इमीडिएटली एड्रेस करना ज़रूरी होता है। जैसा हमने कोविड के दरमियान देखा, किस तरह से छोटे डिवाइसेस जो ऑक्सीजन की सप्लाई आपको दे सकें, डोमेस्टिक लेवल पे दे सकें, उनका प्रोडक्शन शुरू हुआ, मास्क का प्रोडक्शन शुरू हुआ। मास्क में कितने तरह की टेक्नोलॉजी आई और वैक्सीन भी उसके साथ जुड़ा हुआ था। हम मेडिकल की बात करें तो उसमें इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट्स भरे हुए हैं, उसमें डेटा एनालिसिस, डेटा इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ काम कितना जुड़ा हुआ है। और रिमोट मेडिकेयर की भी बात जो है वो भी उसमें, वो भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही है। तो निश्चित तौर पर आपको NEP भी एंडोर्स करती है, और जैसा प्रोफेसर सांघी ने अभी इस बात को रीट्रेट किया कि अगर आपको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ आप जाएंगे तो एक सुदृढ़ करियर आपको मिलेगा, ये निश्चित है। मैं मल्टीडिसिप्लिनरी पे और आता हूँ कि ये तो इंजीनियरिंग की एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच से कोऑर्डिनेशन की बात है। मैं स्ट्रीम चेंज करने की बात कहूँ, क्योंकि जैसा कुछ IITs में भी शुरू हुआ है कि मेडिकल एंड इंजीनियरिंग का, ख़ासतौर से IIT जोधपुर और एम्स की बात करें, उन्होंने एक इस तरह का मेडटेक कोर्स शुरू किया पोस्ट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पे, जिसमें MBBS के और इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो दूसरी ब्रांचेस के साथ में ख़ासतौर से बायोलॉजी है या साइकोलॉजी है या आर्किटेक्चर है या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी दूसरे कोर्सेज हैं, उनमें किस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं? तो उसमें वही चीज़ हम दोबारा से रिपीट करेंगे कि जैसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रोबोटिक्स की बात हुई कि उसमें आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस तीनों की इंफॉर्मेशन चाहिए। इसी तरीके से मेडिकल डिवाइसेस की आपने बात कही, उसमें आपको इनपुट मेडिकल का भी चाहिए, लेकिन जो डिवाइस का है कि डिवाइस चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्टवेयर है, उसका भी इनपुट चाहिए। तो कोई भी आपका आज की डेट में डिसिप्लिन है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो अब जैसे मेडिकल में हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि ये दवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या वो सिर्फ एक दवाई की बात है? नहीं, उसमें स्टैटिस्टिक्स लगता है,
कि भाई किस तरीके से हम जो है हम टेस्टिंग करेंगे, रैंडमनेस कैसे लेके आएंगे, हर तरीके का आदमी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आपको 10,000 लोगों पे वैक्सीन ट्राई करनी है तो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स का उसमें काम है, ये सिर्फ मेडिकल फील्ड नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइफ में जो है कभी भी एक नैरो फील्ड में नहीं होगी। अब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, सिंपल प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली हैं जो एक नैरो फील्ड से सॉल्व हो सकती थी। अब जो हमारे सामने समाज में प्रॉब्लम्स हैं वो एक डाइवर्स सेट ऑफ डिसिप्लिन से ही सॉल्व होंगी। किसी हद तक एक आदमी जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन से उभरा है वो सॉल्व कर सकता है, नहीं तो हमको 2-3 आदमियों की टीम बना के सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हमको चाहिएगी अब हर डिसिप्लिन में, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो इंजीनियरिंग हो। जी जी। और अब आगे के सवाल हम हमारे युवा साथियों से लेते हैं। अपना नाम और संक्षिप्त में सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम साक्षी कश्यप है। मैं अभी बीटेक कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, और मुझे पूछना था, आई जस्ट वांट टू नो दैट इन टुडेज टाइम इज देयर इज अ नीड ऑफ हायर एजुकेशन आफ्टर बीटेक? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और हायर एजुकेशन का फ़ायदे भी हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें कमी भी हो रही है देश के अंदर। फ़ायदा क्या है कि देखिए, स्पेशलाइजेशन अंडर ग्रेजुएट में नहीं होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट शुड बी ब्रॉडनिंग ऑफ होराइजन्स, मल्टीडिसिप्लिनरिटी, आप अलग अलग चीज़ें सीखें। और यदि आपको किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज करना है तो उसमें आप मास्टर्स की डिग्री लें। और ये इंडस्ट्री भी उसको रिकॉग्नाइज करती है, देश के लिए भी अच्छा है कि जितने स्पेशलिस्ट ज़्यादा पैदा होंगे उतना अच्छा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि मास्टर्स की डिग्री पिछले 2-3 साल से, पर्टिकुलरली कोरोना टाइम से, थोड़ा सा इसमें रुझान कम हुआ है लोगों का। और रुझान इसलिए कम हुआ है कि अब ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी बढ़ गई है। तो लोग ये सोचते हैं कि हम 2 साल तक बिना सैलरी के एक प्रोग्राम में हम स्टडी करें, उसके बजाय यदि हम बीटेक के बाद एक नौकरी कर लें और जो हम स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उसमें हम ऑनलाइन कोर्सेज कर लें। तो यदि आपको ब्लॉकचेन के बारे में जानना है तो ऑनलाइन कोर्सेज कर लें, मेरे को डिग्री की क्या ज़रूरत है। धीरे धीरे इंडस्ट्री भी इस तरफ बढ़ रही है कि नॉलेज और स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिग्री थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आजकल जैसे अभी आप बीटेक कर रही हैं, मेरे ख्याल से अगले 5 साल तक तो डिग्री की इम्पोर्टेंस रहेगी। तो आपसे तो मैं यही कहूँगा कि आप एमटेक के बारे में सोचें, उसके लिए जो भी तैयारी करनी होती है, गेट वगैरह का एग्ज़ाम देना होता है, वो आप तैयारी करें और एमटेक में एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में लेने की कोशिश करें। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि एक रिसर्च की संस्कृति हमारे यहाँ बने, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम मास्टर्स कोर्सेज की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। और भारत सरकार की इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, लगभग 12,800 रुपये का गेट जो क्वालिफिकेशन, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो आपको 2 साल तक पेड पढ़ाई करने का मौका मिलता है किसी भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में, तमाम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो अगर आपका मन पढ़ने में लगता है और ऐसी कोई नीड या कंपल्शन नहीं है कि आपको इमीडिएटली पैसे कमाने हैं, तो देश को सुदृढ़ करने के लिए अपने करियर को तो सुदृढ़ करेंगे ही, हायर एजुकेशन की तरफ आपको जाना चाहिए और उसका ग्लोबल लेवल पे हमें एडवांटेजेस ग्रेजुअली देखने को मिलेंगे। अगले सवाल की तरफ। नमस्कार सर, मेरा नाम ध्रुव खंडेलवाल है और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हायर एजुकेशन में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? जी, करियर इन रिसर्च, अगेन जैसा हम विकसित देशों की बात करते हैं जहाँ इकोनॉमी का स्तर काफ़ी बड़ा है, वहाँ रिसर्च का कंट्रीब्यूशन बड़ा है, उनकी इंडिपेंडेंस काफ़ी है। राइट। तो अगेन वेरी गुड क्वेश्चंस, आई थिंक स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखिए, रिसर्च के कारण ही देश आगे बढ़ेगा और इसीलिए जो है पीएचडी वगैरह में देश काफ़ी आपको स्कॉलरशिप देता है, असिस्टेंटशिप देता है। अब तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप करके आई है पिछले 4-5 साल पहले, जिसमें कि आपको जो है ऑलमोस्ट क्या मिल, इनफैक्ट जो आपको जॉब मिलेगी उससे बेटर आपको पीएचडी करने के लिए स्टाइपेंड मिल जाएगा, एंड दैट इज टैक्स फ्री, एंड दैट्स टैक्स फ्री, राइट। तो मेरे ख्याल से तो वो एक बहुत अच्छा कैरियर है, क्योंकि जनरली लोग क्या सोचते हैं कि पीएचडी के बाद सिर्फ एकेडमिक जॉब मिलेगी, राइट। वो कहते हैं कि भाई हमको तो यदि इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी में जॉब मिले तब तो मज़ा है, नहीं तो मैं दूसरे कॉलेजेस में नहीं जाना चाहता। तो और आईआईटी में कितने लोगों को हायर कर लेंगे, तो ये सोच के अच्छे लोग जो हैं वो पीएचडी करने नहीं जाते कि जॉब्स नहीं है। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जॉब्स जो हैं सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं होता। पीएचडी के बाद आपको बहुत रिसर्च लैब्स हैं, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की अपनी रिसर्च लैब्स हैं, इंडिया में भी बाहर भी, पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और
पीएचडी करते हुए कई बार मैंने देखा है कि लोगों को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है जिससे वो स्टार्टअप कर सकते हैं। बहुत स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो पीएचडी थीसिस से निकले हुए हैं। पीएचडी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सिखाती है। यदि आप उस विषय पे बाद में काम नहीं भी करना चाहते तो ये जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएचडी आपको एक सिखाता है लीडरशिप। आपने एक प्रॉब्लम पे 4 साल तक कॉन्सेंट्रेट होकर कुछ किया है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। तो पीएचडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सिर्फ एकेडमिक जॉब के लिए नहीं है, ये देश को आगे बढ़ाने के लिए और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। बहुत सारे विद्यार्थी पीएचडी की थीसिस सबमिट की, डिग्री एक्वायर की, अपने नाम के आगे डॉक्टर मिल लग गया, उसके बाद संतोष कर लेते हैं। वो पेटेंट की तरफ नहीं जाते, या तो उन्हें लगता नहीं है कि पेटेंट ज़रूरी है, या लगता है कि इसमें पेटेंट क्यों कराऊँ मैं। क्या ये अप्रोच ठीक है या इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, यदि आपने कुछ भी ऐसा किया है जो कि पेटेंटेबल है, और जनरली पीएचडी में कुछ ना कुछ नया आपने किया ही होगा, राइट, तो पेटेंट कराने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल तो सरकार काफ़ी सपोर्ट कर रही है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में 90% कॉस्ट जो है वो सरकार बेयर करती है। तो आपको पेटेंट कराने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वो पेटेंट जो है कल आप एप्पल से फाइट करके उनसे $1 मिलियन कमा लें, और नहीं भी कमाएं तो भी मेरे ख्याल से इससे जो है देश की गरिमा बढ़ती है, आपकी यूनिवर्सिटी की गरिमा बढ़ती है कि आपने जो है कुछ नई चीज़ें ऐसी की जो कि देश ने समझा कि इसको पेटेंटेबल है और पेटेंट आपको दिया। तो पेटेंट तो कराना चाहिए। अपनी आईपीआर को सुरक्षित करना ये आपका फ़र्ज है, सिर्फ आपका राइट ही नहीं है बट आपका फ़र्ज है ये। और ग्लोबल इंडेक्स की जब बात आती है तो हर देश कहता है कि मेरे देश से इतने पीएचडी बने हैं इस वर्ष में, इतने पेटेंट्स हुए हैं। तो निश्चित तौर पर आपका वो एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी एक्टिविटी देश के कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में वो काउंट होगा। और इतना ही नहीं, हो सकता है कल आपका कोई विद्यार्थी पेटेंट के लिए जाए तो आपने जब उस यात्रा से गुजरे होंगे तभी आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता होगी, तो एटलीस्ट दूसरों को भी आप मोटिवेट कर पाएंगे, उनको समझा पाएंगे कि दे शुड ऑल्सो अटेम्प्ट फॉर पेटेंट। बिल्कुल सही कहा। इसलिए ये एक्टिविटी नितांत आवश्यक है। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम शौनक विश्वास है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। पहले जैसे हमारे पास कुछ लिमिटेड करियर ऑप्शंस हुआ करते थे, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो लोग पहले मान लीजिए उनका मतलब डिग्री कर चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, वो लोग शायद उनके पेरेंट्स जो चाहते थे उस हिसाब से करियर चूज़ किए होंगे। कि आज इतना ऑप्शंस देख के अगर हम चाहते हैं कि मिड करियर हम अपना लाइफ बदल लें, कुछ दूसरा करियर में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शुड वी गो फॉर अ डिफरेंट कोर्स फुल टाइम बाय लीविंग our earnings, or should we do it part time through some courses? Or I mean, we would like to know your advice on this, sir. जी जी, एक दौर था जब 10 से 5 की जॉब मिल गई, रिटायरमेंट 60 साल में हो गए। एक फिक्स पैटर्न था। अभी रिटायरमेंट जैसा शब्द ही नहीं है। आप समाज के लिए उपयोगी हैं, आपके पास बहुत कुछ है जो दूसरों को दे सकते हैं, आप प्रोडक्टिव हैं, यू आर यूजफुल। रिटायरमेंट तो जैसा कोई शब्द ही खत्म हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। और रीस्किलिंग का जो है कि मिड लाइफ करियर चेंज की जो है, काफ़ी लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं। जी सर। तो देखिए, कैरियर चेंज जो है 2 तरीके से होता है। एक होता है स्लो चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, प्रोग्राम कर रहा हूँ, और अभी मेरे को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नई चीज़ आई है उसको सीख के थोड़ा सा मैं उस लाइन पे चला जाऊँ, राइट। उस तरीके के चेंजेस आपको 2 साल की छुट्टी लेके एमटेक करके ज़रूरत नहीं है। वो आज की स्थिति में ऑनलाइन एजुकेशन से हो जाएगा। आपने 4-5-6 कोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कर लिए और आपको उस तरीके की जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वो स्लो चेंज है। उसमें जो बेसिक था वो आपके पास ऑलरेडी था। फिर 5 साल बाद कुछ नई डिसिप्लिन आएगा, उसमें फिर आप जो है सैटरडे संडे ऑनलाइन पढ़ के आप अपना फिर से एक छोटा सा चेंज करियर का कर सकते हैं। दूसरा चेंज होता है कि भाई मुझे तो अब ये प्रोग्रामिंग नहीं करनी, मुझे कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ कंप्लीटली नई चीज़ करना चाहता हूँ। उसमें अक्सर जो है एक डिग्री जो है यूज़फुल हो जाती है। जैसे मैंने देखा है कि कंप्यूटर साइंस के बाद बहुत लोग MBA करते हैं, बहुत लोग लॉ में जा रहे हैं आजकल, और भी अलग अलग तरीके के डिसिप्लिन्स यूज़ में जो है जॉब्स कर रहे हैं। उसके लिए एक डिग्री करना वो एक कंसंट्रेटेड तरीके से, क्योंकि आप मैनेजमेंट के कोर्सेज इस तरीके से ऑनलाइन सिर्फ सीखते रहेंगे, सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं सीख सकते आप, राइट।
कुछ तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे प्रोग्राम्स ज़रूर अब धीरे धीरे आ रहे हैं जिसमें कि 2 साल की MBA की जगह आप 1 साल कॉलेज में लगाएं और 1 साल ऑनलाइन कर लें, या सिर्फ 6 महीने कॉलेज में लगाएं और आप 1-1.5 साल ऑनलाइन कर लें। इस तरीके के हाइब्रिड मॉडल्स धीरे धीरे आ रहे हैं ताकि आपका अर्निंग जीरो ना हो उन पूरे टाइम में, लेकिन एक डिग्री जो है कंप्लीट चेंज करियर के लिए एक डिग्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मेरा सजेशन होगा आपके लिए। जी, निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी में जब आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आप जा कर के जब सीखते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आता है, हाँ जी, आपका दिमाग एक अलग अलग तरीके से सोचता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ऑनलाइन ठीक है, फोकस स्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं होराइजन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे अगर आप बिग लीप की अटैम्प्ट करना चाहते हैं। मैं इसमें एक प्रश्न मेरा रह गया था बीच में, इंटर्नशिप का प्रोविज़न आजकल सभी कोर्सेज़ में, इंजीनियरिंग में तो पहले भी था, बाकी कोर्सेज़ में भी अब इंट्रोड्यूस किया जाने लगा है। ये इंटर्नशिप का जो की एक्टिविटी है कितनी सिग्निफिकेंट है और इसका करियर पर क्या इम्पैक्ट आता है? इंटर्नशिप जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है एजुकेशन के लिए। यदि आप एक कंपनी में, अच्छी कंपनी में 10 हफ्ते बिताते हैं, पूरा समर बिताते हैं और एक अच्छी प्रॉब्लम पे काम करते हैं, तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक जो आप अपने हॉस्टल में रह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और एक कंपनी में करते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। उसमें जो प्रोफेशनलिज्म आप सीखते हैं, जैसे कंपनी में यदि आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि वेरिएबल का नाम IJK है, वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि भाई क्वालिटी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो इस तरीके की चीज़ें आप इंटर्नशिप में सीखते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ समर में सिर्फ बच्चों को 5-6 हफ्ते के लिए ही छुट्टी देती हैं, क्योंकि उनका या तो सेमेस्टर डिले हो गया है या उनका कुछ एग्ज़ाम डिले हो गए या कुछ ना कुछ। तो 5-6 हफ्ते में ना तो इंडस्ट्री इंटरेस्टेड होती है, ना बच्चा इंटरेस्टेड होता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि आपके पास अपॉर्चुनिटी सिर्फ 6 हफ्ते की है और आप उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं सीख सकते, तो भी आप डिसअपॉइंट नहीं होइए, क्योंकि 5-6 हफ्ते सिर्फ आप यदि कंपनी के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, वो जो प्रोफेशनलिज्म आप सीखेंगे, कम्युनिकेशन जो आप सीखेंगे, यदि टेक्निकल चीज़ नहीं भी सीखी तो भी वो बहुत ज़रूरी है। कुछ आप सीखेंगे ही, उसमें कोई लॉस नहीं होगा आपका। तो इंटर्नशिप में आपको जाना बहुत ज़रूरी है। यदि ऑप्शनल है किसी किसी कॉलेज में, उसमें भी आप कोशिश करें कि इंटर्नशिप के लिए आप जाएं। जी, महज सर्टिफिकेट ले लेना क्रेडिट्स की फुलफिलमेंट के लिए वो अप्रोच कतई ठीक नहीं है, वो आपके लिए घातक है, आपके करियर को नुकसान पहुंचाएगी। आपके लिए न केवल सीखने के, बल्कि आपको हो सकता है आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं, आपकी चॉइस बन सकते हैं। तो इस एक्टिविटी को निश्चित तौर पर एक ठीक से कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ। नमस्कार सर, मेरा नाम पूर्णा भाटी है और मैं यह जानना चाहती थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह जारी किया गया था कि स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन को अपनी क्षेत्रीय भाषा में परस्यू कर सकते हैं। तो यदि मैं अपनी बीटेक अपनी क्षेत्रीय भाषा हिंदी में करना चाहूँ तो वह किस स्तर तक फ़ायदेमंद होगी? जी, बहुत महत्वपूर्ण, खास तौर से पेरेंट्स को ये काफ़ी मिथ है कि अगर अंग्रेज़ी भाषा में नहीं सीखा तो एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी। जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, बहुत सारे विकसित देश हैं, ख़ास तौर से जर्मनी की मैं बात करूं, वो जर्मनी भाषा में ही अपनी पढ़ाई सिखाते हैं और टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस कंट्री है। इस पर डिटेल डिस्कशन चाहेंगे। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से NEP का जो ये वाला सुझाव है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और देश को आगे ले जाने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे 11वीं-12वीं में जो रिमोट एरियाज़ में पढ़ रहे हैं और गाँवों में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से नहीं सीखी है, वो कॉन्फिडेंस को लैक करते हैं। वो जो है इस बात को थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं कि यदि मैं सिटी में जाके किसी यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी की भाषा में पढ़ूंगा तो मैं कैसे सीख पाऊंगा। ठीक बात है। और मैं ये बात समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने भी अपनी स्कूलिंग हिंदी भाषी स्कूल में की थी और पहले दिन जब मैं IIT में लेक्चर में बैठा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैं समझ सकता हूँ कि उस समय यदि हिंदी में वो लेक्चर होता तो मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस जल्दी से वापस आ जाता। तो ये आई थिंक ये जो देश एक नया कदम ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स अभी क्या है कि इसको समय लगेगा, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक कोर्स ऑफ़र करना बहुत मुश्किल है। हमको उसके लिए नई फैकल्टी चाहिए। बुक्स वगैरह के लिए AICTE और गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है। यूट्यूब पे कई वीडियोस अब धीरे धीरे हिंदी में और दूसरी लैंग्वेजेस में आ रहे हैं।
तो कुछ समय लगेगा, बट मेरे ख्याल से आज से 2-3-4 साल बाद काफ़ी कॉलेजेस ऑलरेडी इस बार AICTE ने कई कॉलेजेस अलग अलग स्टेट्स में, बंगला में, तमिल में, मराठी में अलाउ किया है बीटेक प्रोग्राम को। तो 3-4 साल में अच्छे कॉलेजेस उभर के आएंगे जो कि अपना नेटिव लैंग्वेज में बीटेक कर रहे हैं। और अभी ये कहना मुश्किल है कि यदि आप बहुत 100 में से 1 बच्चा 2 बच्चा सिर्फ हिंदी में यदि कर रहा है तो इंडस्ट्री उसको कैसे लेगी। तो शुरुआत में जो भी इसको लेगा उसके लिए हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत शुरू में हो, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेगा। और इसमें कंपनीज को भी पता है कि टैलेंट में चाहे वो लैंग्वेज कुछ भी हो, टैलेंट यदि है तो उनको अपना काम कराना है। और दूसरा एक और चीज़ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जो ऑनलाइन ट्रांसलेशन की बात है, आप हिंदी में बोलें और दूसरा इंग्लिश में सुन रहे हैं उस बात को, ये हो चुका है लैब्स के अंदर। अभी इसका कमर्शियल वर्जन नहीं आया इतना अच्छी तरह से, बट मेरे ख्याल से 2-3 साल में वो भी हो जाएगा। तो 2-3 साल में तो ऐसा होने वाला है कि सेम क्लास के अंदर मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, किसी को तमिल में सुनाई दे रहा है, किसी को तेलुगु में सुनाई दे रहा है, किसी को हिंदी में सुनाई दे रहा है। और ये आई थिंक अच्छी बात है देश के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कंपनीज के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो ये जो लैंग्वेज एज ए बैरियर, वो या तो सरकार अपनी पॉलिसीज़ के जरिए हटाएगी या टेक्नोलॉजी के जरिए हटेगा। लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए जी। और भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम है, बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं देती है। आपका जो भी कंटेंट है, जो टेक्नोलॉजी आपने एक्वायर की है, जो स्किल्स आपने एक्वायर की है, वो आपकी डिलीवरी है। आप सोच के देखिए, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, हो सकता है वो किसी देश से इंपोर्ट की गई हो, लेकिन आपकी जो क्षेत्रीय भाषा, सेल्समैन जब आपसे बातचीत करता है, क्षेत्रीय भाषा में बात करता है, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताता है, पूरा डेमो आपको देता है, और आप ठीक से तभी समझ पाते हैं जब वो आपकी भाषा में बात करता है। आप इस सिद्धांत को कहीं भी अप्लाई करके देख लीजिए। एक डॉक्टर मान लीजिए, वो किसी विकसित देश से या विदेशी भाषा में, विदेश से पढ़ के आया है, और जब वो किसी शहर में जब इलाज करने बैठता है तो अपने पेशेंट की भाषा में सुनता समझता है, उसी भाषा में उसे कम्युनिकेट करता है, जिससे उसे यकीन हो कि डॉक्टर साहब ने मेरी बात समझ ली है। और डॉक्टर साहब भी जब उसे कोई सलाह देते हैं तो उसी भाषा में देते हैं जिसमें वो समझ सकता है। बिल्कुल। तो कमिंग ऑन द सेम पेज इज़ पॉसिबल व्हेन यू आर हैविंग कन्वर्सेशन इन द सेम लैंग्वेज। तो ये निश्चित तौर पर अच्छी पहल है NEP के ज़रिए। और जैसा आपने कहा कि शुरुआत में दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अंततः इसके सुखद परिणाम ही रहेंगे। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम सुनंदनी बंसल है। मेरा आपसे ये सवाल है कि हमें CGPA के अलावा कौन से पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए? बहुत बढ़िया सुनंदनी, आपने मेरे मन का सवाल पूछा है। अक्सर किताबी कीड़ा बन जाते हैं हम। 10वीं के बाद जब तैयारी में लगते हैं तब से लगता है कि 15-16 घंटे ही पढ़ना कि मेरा काम होगा नहीं। और जब पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जब आ जाते हैं तो वो आदत वही रहती है, ना स्पोर्ट्स की चिंता है, ना कुछ दूसरी चीज़ों की, उनकी जो कि NEP में भी उसको काफ़ी स्ट्रेस दिया गया है। इस पर पूरी विस्तार से चर्चा चाहेंगे हम। हाँ जी। तो देखिए, कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई तो ऑनलाइन भी हो सकती थी आज की डेट में। कॉलेज लाइफ में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो कि लाइफ में आपको काम आएंगी, करियर में काम आएंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन। आप अपनी बात को कैसे रखते हैं, कैसे दूसरे को कन्विंस करते हैं। किसी भी नौकरी में हो, किसी भी कंपनी में हो, आपको कुछ काम दिया गया है तो कैसे आप अपने बॉस को, अपने कोलीग्स को समझाएंगी कि ये आइडिया है आपका और ऐसे आपने किया है। तो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात होती है लीडरशिप। आप जो है करियर के शुरुआत में ज़रूर एक छोटी जगह से शुरू करती हैं, आप रिपोर्टिंग करती हैं दूसरे को, लेकिन बहुत जल्दी, मतलब बीटेक करने के बाद अच्छी जगह से यदि आपने बीटेक की है तो विद इन 3-4 ईयर्स ऐसे 3-4 लोग होंगे जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको कैसे डील करते हैं, आप उनकी आपस की जो है काम कैसे बांटते हैं, आप उनको एनकरेज कैसे करते हैं, आप उनको मोटिवेट कैसे करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो लीडरशिप एक बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, वो चीज़ आपको ये सिखाती हैं। जो आपका स्टूडेंट गवर्नेंस है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें आप क्लब्स में एक्टिविटी करिए, आप और दूसरे लीडरशिप रोल्स देखिए। फिर तीसरी चीज़ होती है कि आपके पास कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए लाइफ में, कोई भी चीज़ स्टडीज़ के अलावा, ताकि आपका टेंशन कम रहे, स्ट्रेस कम रहे, राइट। और उससे जो है क्या होता है कि सपोज़ मेरा रेलवेज़ में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं कहीं पे भी बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यदि मैं रेलवे के बारे में बात कर रहा हूँ तो लोग बोर नहीं होते,
यदि मैं अपना कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करता रहूँगा, मैं जो है फ्लाइट में बैठा हूँ या इनके साथ बात कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ और मैं अपना कंप्यूटर साइंस ही लगाए हुए हूँ, यार क्या आदमी है, मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं आता। लेकिन ऐसे आपके यदि कुछ इंटरेस्ट हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि अलग अलग चीज़ों पे आप बात कर सकें किसी से, तो आपकी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप बढ़ेंगी। एक और चीज़ जो आपको करनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, वो है फ्रेंडशिप्स। देखिए, जो ऑनलाइन की बात होती है कभी कभी कि हम सारी डिग्रीज ऑनलाइन ले सकते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि क्या आप फ्रेंडशिप्स कर सकते हैं, क्या आप डिफरेंट कल्चर्स को समझ सकते हैं, क्या आप अलग अलग लोगों से बात कर पाएंगे। तो डिफरेंट लोगों से आप बात करके फ्रेंड्स बनाएंगे तो ज़िंदगी भर ये जो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं आपके ज़िंदगी भर काम आएंगे। और नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है करियर के अंदर। आपको अगली जॉब जो है तभी मिलेगी जब आप उस कंपनी में किसी को जानते हैं और आपकी सीवी कोई पुश कर सकता है। और इसमें कोई वो वाली बात नहीं है जैसे हम नॉर्मली समझते हैं ना कि भाई उससे फ़ोन करा दिया काम हो गया, वो गलत चीज़ हम समझते हैं। प्रोफेशनलिज्म में नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट और उसको गलत नहीं समझते। आपका गारंटर है। हाँ, वो गारंटर है, राइट। मैं अक्सर कहता हूँ कि यदि कोई मेरे को कोई फ़ोन करता है, कहता है भाई इसको जॉब दे दो, वो गलत है। लेकिन यदि कोई मेरे को फ़ोन करता है, ये कहता है कि भाई मैं इसको इस तरीके से जानता हूँ, उसके ये स्किल्स हैं और मेरे कहने से आप समझिए कि ये बहुत अच्छा वर्कर है और उसको एक चांस दीजिए, इंटरव्यू कर लीजिए। ये दो चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। पहली सिफारिश है और दूसरा एक रिकमेंडेशन है, राइट। तो नेटवर्किंग इज़ अबाउट रिकमेंडेशन एंड नॉट सिफारिश, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी में सीखनी है। दूसरा जो है, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स और स्पोर्ट्स हैं, इनसे आप नई चीज़ें सीख सकते हैं जो आपके करिकुलम में नहीं है। तो जैसे यदि आपके यहाँ रोबोटिक्स का क्लब है, तो आप कंप्यूटर साइंस में रोबोटिक्स से हो सकता है कोर्स है या नहीं है आपके करिकुलम में, लेकिन आप उस क्लब में काम कर रही हैं तो रोबोटिक्स सीख सकती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लासरूम के बाहर सीखने की ज़रूरत है। नॉट जस्ट एकेडमिक्स बट सॉफ्ट स्किल्स इनको बोलते हैं। ये सॉफ्ट स्किल्स एक्चुअली मुझे तो लगता है कि गलत वर्ड है, ये हार्ड स्किल्स हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, ये एसेंशियल स्किल्स हैं। लाइफ स्किल्स इज़ अ बेटर वर्ड, राइट। तो ये सब आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो जिन लोगों को भी ये मिथ है कि सिर्फ CGPA आपके करियर को पुश करेगा, और मैं सर को स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा कि आपने इस बात को जितनी सरलता से कहा है, हर एस्पेक्ट को आपने छुआ है कि आप अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग है। यू आर नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट विद रोबोट्स, यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद ह्यूमन बीइंग। तो उनके साथ डील करने की समझ आपको तभी आ पाएगी जब आप अपने रूम से या डेस्क से बाहर उठ कर के खेल के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए, क्लब्स के ज़रिए, लेजरली एक्टिविटीज़, जब आप चाय या कैंटीन में जब स्नैक्स एंजॉय कर रहे होते हैं, उस वक्त भी आपका लर्निंग का प्रोसेस जारी होता है और वो परमानेंट लर्निंग है आपको, और वो एज ए ह्यूमन बीइंग आपको डेवलप कर रही होती है। जल्दी में एक सवाल लेना चाहूँगा, अब मेरे ख्याल से बच्चों की तरफ से तो कोई सवाल नहीं है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक टर्म आजकल काफ़ी यूज़ की जाती है, व्हाट इज़ दैट? देखिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ये होता है कि हम प्रोजेक्ट के थ्रू लर्न करें क्लासरूम टीचिंग के अलावा। तो क्या होता है कि भाई मैंने आपको बोला आप ये सर्वर सॉफ्टवेयर लिखिए, और अब एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं। इट्स नॉट कि आपने सिर्फ क्लासरूम में सीख लिया कि प्रोजेक्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए और आपने ABCD कर दिया, नहीं। क्योंकि जब आप वो सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिबगिंग भी ज़रूरी है, आपको समझ में आएगा कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कमेंट्स लिखने भी ज़रूरी हैं, उसका मैनुअल बनाना भी ज़रूरी है, आपको यूज़र इंटरफेस भी ज़रूरी है। तो ये आप पूरा सब्जेक्ट अच्छी तरह से कंप्लीट तरीके से सीखेंगे। लेकिन हो क्या रहा है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, टिपिकली सेमेस्टर के बिगिनिंग में फैकल्टी मेंबर आता है, कहता है भाई इस कोर्स में एक प्रोजेक्ट है, बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है, और 3 महीने बाद जो है इस प्रोजेक्ट का हम इवैल्यूएशन करेंगे। 3 महीने तक बच्चे काम नहीं करते। 3 महीने वो प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन से 10 दिन पहले फैकल्टी बोलता है, याद है 10 दिन बाद हमारा इवैल्यूएशन है, राइट। तब सडनली बच्चों को याद आता है कि भाई प्रोजेक्ट करना था कुछ। फिर वो, सर हम तो 3 महीने से काम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ इसको 4 दिन पोस्टपोन कर दो, 2 दिन पोस्टपोन कर दो, ये सब नाटक चलता है। और फाइनली क्या होता है कि गूगल सर्च, सॉफ्टवेयर का कोड कहीं से लिया और आपने कॉपी करके सबमिट कर दिया। देखिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यूज़फुल तभी है जब आप प्रोजेक्ट खुद करोगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत ज़्यादा बच्चे वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को सीरियसली नहीं लेते, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को सीरियसली नहीं लेती। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो उसको सीरियसली लेती हैं, उसमें क्या करते हैं कि जैसे फैकल्टी मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बच्चों से ये नहीं कहता कि 3 महीने बाद मिलना है,
वो कहेगा मैं 3 दिन बाद मिल रहा हूँ, हर हफ्ते 2 बार मिलूंगा मैं, जी। पूछूंगा कि पिछले 3 दिन में क्या किया आपने। उससे बच्चे को हमेशा याद रहेगा कि ये काम करना है, और कितनी बार वो फैकल्टी को बोलेगा नॉक कि सर करते रहेंगे नॉक तो- करते रहेंगे, राइट, जी, कि जी। पिछली बार वो मैंने कुछ नहीं बोला था तो इस बार तो कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा। कितनी बार मैं फैकल्टी को बोलूंगा कि मैंने काम नहीं किया कुछ, राइट। तो आई थिंक यूनिवर्सिटीज को इसको सीरियसली लेना चाहिए। सिर्फ नाम मात्र के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं इंजीनियरिंग होनी करत चाहिए। की विद्या है, जैसे हाँ। संगीत है, खेल है, करने की विद्या है, सिर्फ पढ़ने की नहीं है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का लाभ आपको निश्चित तौर पर तभी मिल पाएगा जब आप करेंगे। समय की कमी है, चलते चलते आपसे एक संदेश युवाओं के लिए लेना चाहेंगे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के करियर में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका संदेश 30 सेकंड में। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी आप फील्ड है, इंजीनियरिंग पर्टिकुलरली, उसमें हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ युवाओं को हमेशा ये लगता है कि यदि मैं कहता हूँ ना ये बुक पढ़ लो, सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर ये सिलेबस में है क्या, इसमें एग्ज़ाम में आएगा क्या? नहीं, हार्ड वर्क करना है हमको, ये सब कुछ पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे, और बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं ऑफ कोर्स, उतना आप सक्सेसफुल करियर में सक्सेस अचीव करोगे। प्रोफेसर धीरज सांगी जी, आपने अपने जीवन के अनुभव से इतनी सारी बातें, वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे साथ शेयर किए, और युवाओं की जो क्वेरीज थी उनको बड़े सरलता के साथ में आपने समझाया। आपका अनेक अनेक धन्यवाद, स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें हमसे की, समय निकाला, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप हमारी गुजारिश स्वीकारेंगे और पुनः आप स्टूडियो में आकर के अपने ज्ञान से, अपने एक्सपीरियंस से सभी को लाभान्वित करेंगे। आपका अनेक अनेक धन्यवाद। It's my pleasure. Thank you very much. And thank you young friends and hope to see you again. आज के लिए बस इतना ही दिशाएं में, और दूरदर्शन देखते रहिए। बहुत कुछ जीवन के लिए, आपके करियर की ज़रूरी सूचनाएं हम दिशाएं जो करियर का प्रोग्राम है उसमें लेके आते हैं। यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स उपलब्ध हैं। यूट्यूब पर हमें एक्सप्लोर करें, लाइक कमेंट शेयर करें, अपनी बात हम तक पहुंचाएं। आपके लिए हम नया कंटेंट फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।